मैंने आपको लास्ट क्लास में एक जो है वो कॉस्ट के कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, ज़रा सा रिकॉल कर लेते हैं उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक बात बताओ, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कब करते हैं? जब हमें ये यकीन हो जाता है कि 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलेंगे और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किस वैल्यू पे? सर कॉस्ट पे करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि जी कॉस्ट में जो है वो क्या क्या आता है? परचेज प्राइस आता है, और अगर परचेज प्राइस का कुछ कंपोनेंट ऐसा है जो 12 महीने से बियॉन्ड जा रहा है तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। फिर हमने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये ब्रोकरेज को कहते हैं हम, और ब्रोकरेज आप किसी को भी पे करें, चाहे आपका अपना एम्प्लॉई है चाहे बाहर का कोई ब्रोकर है, ब्रोकरेज कॉस्ट आपने जो है वो आईपी में कैपिटलाइज करनी है। फिर हमने पढ़ा था प्रोफेशनल फ़ी फॉर लीगल सर्विसेज। आप लीगल सर्विसेज में डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लें, लीगल एडवाइजर से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, उसको रिव्यू करने के लिए दे दें, ठीक है जी। स्टैंपिंग के चार्जेस हैं, स्टैंप समझते हो ना? बाज़ों का किसी लॉयर से आपको जो है वो स्टैंप करवाना पड़ता है चीज़ों को, बाज़ों का किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको जो है उसको स्टैंप करवाना पड़ता है। इस तरह के जितने लीगल चार्जेस हैं वो सारे आपने कैपिटलाइज करने हैं। फिर हमने प्रॉपर्टी पे टैक्सेस का पढ़ा था। हमने कहा सिर्फ एक ही टैक्स प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज होगा, वो भी वन टाइम, नॉन एडजस्टेबल, नॉन रिफंडेबल, ना एडजस्टेबल ना रिफंडेबल, ऐसा। फिर हमने पढ़ा था प्यारे भाई किस चीज़ को? पार्ट रिप्लेसमेंट को। माइनर रिप्लेसमेंट्स अगर हैं, थोड़ी बहुत आपने किले मिले चेंज किए हैं, छोटे मोटे खिड़कियाँ निकाली हैं, तो जो खर्चा है वो आपने एक्सपेंस आउट कर देना। एट द सेम टाइम सर अगर आपने मेजर रिप्लेसमेंट की है तो फिर मेजर रिप्लेसमेंट में आपने जो नेट कॉस्ट पे की है ना वो आपने प्रॉपर्टी में ऐड करनी है, ऐसा। अच्छा जी, रुक जाएं जी, स्क्रीन सही कर लेता हूं मैं दोबारा, ये फिर हमारे साथ गेम हो गई है यार। उसको बुला के लेकर आओ जरा लड़के को। अब आ रही है सही मेरे बच्चों? सही है, बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब आ रही है सही। कुरतुलैन बेटा आगे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, फिर हमने सर इस पर डिस्कशंस की थी काफ़ी, और मैंने आपको ये सवाल दिया था घर से करने के लिए, याद आ रहा है? आए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कौन सी भी क्लास है? सेकंड क्लास है। ओवरऑल कौन सी है? बैठ जाओ मेरे बच्चों, मैं ज़रा सा आराम से जहाज़ उड़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इस वक्त चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं। जल्दी इसलिए रख दी कि यार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाए। 15 मिनट आपको ज़्यादा दिए, 15 मिनट मैंने कॉस्टिंग में बढ़ाएं ताकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाए और चीज़ें जो है वो जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह जो है वो चल जाए। चलो जी मेरा बच्चा, क्या चीज़? देखो, टाइम बहुत का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पर टाइम लगा सकते हैं, ठीक है? भगाने के लिए तो मैं आपको बता दूं, कल कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। पता है कैसे? सारा लेक्चर ऑलरेडी पोर्टल पे पड़े हैं, लास्ट अटैम्प्ट के भी पड़े हुए हैं, प्रीमियम भी पड़े हुए हैं, पूरा कोर्स ख़त्म भी हो जाएगा आराम से। कोई बच्चा मुझसे पूछता है कोर्स कब ख़त्म होगा, मैं कहता हूँ हो चुका है, जाओ देख लो वहाँ से। तो लाइव क्लास तो ऐसी चीज़ है कि मैं अगर तो मेरे लास्ट अटैम्प्ट के लेक्चर्स को इस दफ़ा से कंपेयर करोगे ना तो मैं फ़र्क नज़र आएगा, वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। उसका रीज़न क्या है? तो मुझे लग रहा है कि यार जब इतना करके भी बच्चा FAR1 पास नहीं हो रहा तो फिर किताब की एक एक लाइन पर सवाल बनाना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट यहाँ से रिस्क कवर हो जाए, ठीक है? फिर बच्चा फेल होता है तो अपनी तैयारी की वजह से फेल हुआ होगा, फिर उसको दूसरी तरफ से कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के थ्रू, और फिर भी फेल होता है तो फिर लाना था उस पर, ठीक है जी। इस हद तक मैं कर सकता हूँ भाई जितना हो सकता है। और फिर बाज़ औक़ात नसीब भी एक ऐसी चीज़ है जिस पे इंसान बाज़ औक़ात जो है वो फंसता। खैर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट विच इट शुड बी कैपिटलाइज, यानी हमने इनिशियल वैल्यू निकालनी है, ऐसा। अच्छा जी, ये कह रहे जी ऑन 1 जनवरी 2015 अब्राहम लिमिटेड एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ
जनरेटिंग रेंटल इनकम, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई? हाँ सर, ये रेंटल इनकम में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो नहीं है ना? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का चक्कर किसमें? कैपिटल अप्रिसिएशन के अंदर, ऐसा है। अच्छा जी, फिर ये कह रहे जनाब द कंपनी हैज इनकर्ड वेरियस कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन समराइज्ड एज अंडर परचेज प्राइस। द प्रॉपर्टी वॉज परचेज्ड विद अ पेमेंट प्लान इन्वॉल्विंग 2 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है जी। इनिशियल इंस्टॉलमेंट ऑफ 600,000 वॉज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो 6 लाख रुपए तो आपने इमीडिएटली पे कर दिए। फिर वो कह रहे जी फॉलोड बाय अ सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट ड्यू 12 मंथ्स लेटर, 12 महीने बाद आपने 4,40,000 और पे करने हैं 12 महीने बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने पड़ गए सर। अब 4,40,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, रेट कहाँ दिया हुआ है सर? सर रेट सवाल में नहीं दिया हुआ, तो सर हम अज्यूम कर लेते हैं रेट हमारा कितना है जी 10%। ये हमारी नालायकी है कि रेट नहीं दिया हुआ है। पेपर में एग्जामिनर इतना नशा करके नहीं बैठा होगा, ये मैं बैठा था, ठीक है। प्लस वो बाद में बताता हूँ आपको। अच्छा, ये 440 डिवाइडेड बाय 1.1, ऐसा। अब 1.1 बच्चा पूछेगा कहाँ से आया, तो ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। और रेज़ टू द पावर 1 का मतलब है 1 साल बाद। थैंक यू वेरी मच यार बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। लंबा चौड़ा एक बच्चे ने मैसेज डाल दिया, बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, थैंक यू जी। कितना आ रही है? 1 मिलियन, ऐसा ही है ना? अच्छा, 1.0 कौन निकाल के बैठ गया? 6 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्यों ले रहे हो? 6 लाख तो अभी पे हुए हैं ना। बेटा मैंने ये डिवाइड किया सिर्फ 410 को यार, 440, अल्लाह के वास्ते यार, मैंने 6 लाख को प्लस किया है, 6 लाख को भी उसके नीचे नहीं दिया है, मतलब 6 लाख के नीचे वो नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, 1 मिलियन हो गया। लीगल फी प्रायर टू द एक्विजिशन द कंपनी सॉट लीगल काउंसिल, इसका क्या मतलब है? मशवरा लिया हमने लॉयर से पूछा कि यार खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, कोई रिस्की एरिया तो नहीं है? तो उसने कहा जी नहीं है, आप खरीद लें, 50,000 रुपये का खर्चा आ गया इसके ऊपर। तो अब बनाए मैं लिस्ट बनाता जाऊं। मेरे पास सर परचेज प्राइस कितनी है? 10 लाख है। फिर मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास लीगल कॉस्ट कितने की? 50,000 की। ब्रोकरेज फी सर अरहम पेड 25,000 टू एन एक्सटर्नल ब्रोकर एंड 5,000 टू एन एम्प्लॉय। हमने कहा भाई आप यहूदी को पे करो, ईसाई को पे करो, मुसलमान को पे करो, अपने को पे करो, पराये को पे करो, इंसान को पे करो, जानवर को पे करो, ब्रोकरेज आपने पे किए तो खत्म, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले लें, आप ब्रोकरेज ले लें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले लें, कितने की? 30,000। फिर मेरे प्यारे बच्चों डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी, कॉस्ट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन नेसेसरी फॉर ट्रांसफरिंग द लीगल टाइटल इज 40,000। तो लीगल कॉस्ट में ही आ जाएगा। एक और लीगल कॉस्ट आ गई, कितने की? 40,000 की। फिर और इसमें कुछ है सर? प्रॉपर्टी टैक्सेस 40,000 रुपये का टैक्स आपने पे किया है फॉर प्रॉपर्टी, ये नेक्स्ट 4 साल का टैक्स है, हैं? ये क्यों इंक्लूड करेंगे हम? क्योंकि इसका बेनिफिट प्रॉपर्टी पे लाइफ टाइम तो नहीं है ना, ये तो टेक्निकली 4 साल का एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया है। और टेक्निकली देखा जाए तो ये उसूलन हर साल ही लग रहा है। 40,000 रुपये अगर 4 साल के पे कर रहे हो तो इफेक्टिवली 10,000 रुपये 1 साल के बन गए। ये दोबारा पे करना है, रिकरिंग है। रिकरिंग का क्या मतलब होता है? बार बार देना है। अब बार बार देने का मतलब ये नहीं कि हर साल देने वाला टैक्स, हर महीने देने वाला टैक्स भी आएगा, हर 2 साल बाद देने वाला टैक्स भी आएगा, हर 4 साल बाद देने वाला टैक्स भी आएगा। प्रॉपर्टी में कौन सा कैपिटलाइज होगा? ओनली वन टाइम टैक्स, ठीक है जी। फिर कह रहे जी वन टाइम कैपिटल वैल्यू टैक्स रिलेटेड टू द एक्विजिशन 5,000 जी, ये इंक्लूड करें हम। CVT कितना जी? 5,000। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ डोर्स पोस्ट एक्विजिशन द कंपनी रिप्लेस्ड 16 डोर्स ऑफ द बिल्डिंग ऑल्दो
द ओल्ड डोर्स वर सोल्ड फॉर 75,000, न्यू डोर्स वर परचेज्ड एट 100,000। अब मुझे एक बात बताएं, अच्छा वो कह रहा है स्पेसिफिक कैरिंग अमाउंट फॉर ओल्ड डोर्स कुड नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। जब IAS 16 हम पढ़ेंगे ना तो एक एडजस्टमेंट सीखेंगे, वहाँ पर वो गेन ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल की एंट्रीज पास करने को कहता है। ठीक है जी, इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालना। तो बताओ इस रिप्लेसमेंट में हमारी जेब से गया क्या, पेमेंट कितनी है, 1 लाख की है, और आए कितने, रिसीट्स कितनी, तो नेट हमारी कॉस्ट कितनी है भैया, ले लें हम। सर हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितने की, अब कोई नशे ही नीचे ये नहीं कहना कि नीचे नेगेटिव था तो ऊपर पॉजिटिव क्यों लिख दिया, कॉस्ट है ये, कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं। ये तुम्हारे सीनियर्स कह रहे हैं वो नशे में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्या रहे 11,50,000 ऐसा। भाईजान 10 बजे का टाइम था, 10 बजे आना था, तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे बगैर कागजात के टुल्ले को इग्नोर करता है ना। बाजी सुबह 10 बजे आना था, मैंने कहा यार बोलने दो सर को। हाँ जी, अच्छा वैसे पता तो था ना कि सुबह 10 बजे क्लास है, ये कितने लोगों को नहीं पता था, वो आ गए, ओ हो यार शुक्र है आ गए, नहीं तो 10 बजे की क्लास तो भूल ही गए हैं। ऐसा है कोई क्लास में? अच्छा नहीं, चलो अल्लाह का शुक्र है इतने नल्ले नहीं हैं। भाईजान 10 बजे की क्लास थी, चंदा ओ भाई हैं। अच्छा वैसे आपस की बात है, 9:30 के बाद 9 के बाद ना ट्रैफिक नहीं होता, क्यों? 9 बजे लोगों ने ऑफिस पहुंचना। बैरियर टाउन से आया और कोई ट्रैफिक नहीं था। अच्छा चलो, अच्छा कुछ इलाकों में होता होगा ना, गलियों से आ रहे होंगे ना यार। ये कॉपी कर लो यार, आ जाओ बेटा आ जाओ। जी मेरा बच्चा, देखो मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि ये डिसीजन लेना कि ये मेजर चेंज है यानी मेजर रिप्लेसमेंट है या माइनर रिप्लेसमेंट है, ये एग्ज़ाम में आपको ये डिसीजन नहीं लेना, वो आपको बताएगा, और अगर ना बताए तो आप उसको मेजर वाली ट्रीटमेंट ले लेना, ठीक है ना। वैसे उसूलन मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपको इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर वो टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है जी। FAR 1 9 बजे की क्लास थी, पता था तुम्हें? हैं? हाँ मैं यही जानना चाहता, तुम्हें पता था हरामखोर के 10 बजे की क्लास है, तो अभी तो 10:20 हो रहा है ना, कहाँ थे? यूनिवर्सल बहाना है, चलो है, कुछ भी नहीं बोल सकता टीचर, क्या बोलेगा यार। तो यकीन करो मैं अभी अपने बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ, तो अगर आप वक्त पे पहुँच जाएँ तो बीकन हाउस के बाहर लिखा होता है वेरी गुड यू आर ऑन टाइम, और अगर आप लेट हो जाएं तो वो बाहर लिखते ऊप्स यू आर लेट। मैंने कहा हमारे स्कूल में लेट जाओ ना 5 मिनट तो फिर आप पूरा दिन स्कूल में बैठ नहीं सकते थे, इसलिए कि आपको डंडे ऐसे पड़ते थे, ठीक है ना, फिर आप खड़े रहते थे पूरा दिन, ठीक है जी। बैठने में फिर आपके साथ मसाइल होते थे, हैं फ़ायदा होने। वही मैं कहता हूँ यार, पता नहीं हमारे टीचर्स को क्या शौक़ था, टेप लगा के डंडे लेकर आते थे, ऐसी वैशी तबीयत है। नहीं मैं तो यार चलो, हर एक टीचर का एक पढ़ाने का तरीका होता है ना। हमारे स्कूल में हर एक टीचर का मारने का अंदाज़ होता था। एक टीचर आता था मोमबत्ती लेके, इतनी बड़ी मोमबत्ती होती थी, वो ला के रख देता था। अब हमने कहा कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, कोई इसको आग लगाएगा, कोई
तो वो पहले होमवर्क चेक करता था, नहीं किया तो उस पर मोमबत्ती पे आग लगा देता था। अब उसमें थोड़ा मोम जमा हो जाता था तो ला के आपका हाथ रखता था और यूँ डाल देता था। अब वो मोम होता है बहुत गर्म, अब थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। फिर वो टीचर उठाता था, क्या है इसमें, क्या है, इतना क्यों चिल्ला रहा है तू? पता नहीं, अजीब व गरीब क्यों लोगों को मारते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया। एक दिन मुझसे टीचर ने, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे बच्चा बैठा हुआ ना सामने, उसने मुझे कहा ये सुई है, इसको मैं ऐसे मोड़ूंगा तो ये टूट जाएगी या टेढ़ी हो जाएगी। अच्छा, टीचर जो है वो पढ़ाता है सोशल स्टडीज़, सुई का कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा यार टेढ़ी हो जाएगी, उसने यूँ लगाया, सुई ठक टूट गई। बोला इधर आ, खामखा चमाट। मैं कहता हूँ आज मुझे मिले ना ये लोग, इनको मैं कहूँगा यार देखो तुम लोगों ने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब की, तुम्हारे चक्कर में लोग स्कूल नहीं आते। चलो जी, लेकिन यार मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी वाली अथॉरिटी मिले कि मैं इस बच्चे से पूछूँ, हाँ भाई जनरेटर प्रॉपर्टी है या नहीं, और ये कहे हाँ प्रॉपर्टी है, और मैं यहाँ से उठूँ और इसको वो कोने में लेके जाऊँ, ठीक है ना? मजाक कर रहा हूँ। चलो जी, अच्छा जी, एक बच्चा पूछ रहा है जब आपको पता है कि सेल्स टैक्स का भी रिफंड नहीं होगा तो आप खरीदते ही क्यों हैं? ऐसे ही सवाल है। तो मुझे एक बात बताओ, साबुन पे भी सेल्स टैक्स है, नहीं खरीदूं? हैं? ये तो टूथपेस्ट पे भी सेल्स टैक्स है, हैं? कितने लोगों ने टैक्स पढ़ लिया है? पढ़ लिया है। अच्छा, सेल्स टैक्स तो पढ़ लिया होगा ना। थर्ड शेड्यूल में भी कितने आइटम्स हैं? 13 आइटम्स रह गए बस। नहीं, थर्ड शेड्यूल में सेल्स टैक्स के अंदर वो आइटम्स आते हैं जिसकी रिटेल प्राइस पर टैक्स लगता है। डायरेक्ट रो मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस पर टैक्स लगा के भेजता है नीचे, हैं? हमारे टाइम पे 21 आइटम्स होते थे, उसमें साबुन, सिगरेट, टूथपेस्ट, बिस्किट्स, इस तरह की चीज़ें होती थी उसमें। अभी पता नहीं कितने हैं। चलो आगे बढ़ो दोस्त। अच्छा जी, प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना, अपने पास अब हेडिंग डालें जनाब, वो कॉस्ट जो आपने प्रॉपर्टी की कॉस्ट में नहीं डालनी, ठीक है जी। यानी आपने लिखना है जनाब, कॉस्ट दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन कैपिटलाइजेशन। मेरे बच्चों, अगर आई कैप में इस पे सवाल आया ना तो इसी एरिया पे आया है। अगर नोट के अलावा कोई सवाल आया तो इस एरिया पे आया कि कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। आज की डिस्कशन थोड़ी सी थ्योरेटिकल होगी, थोड़ी सी टेक्निकल होगी, लेकिन अगेन आपने याद करना है, इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए। भाई मेरी आवाज़ आ रही है? चलो जी बेटा रुक जाओ, मैं जवाब दे रहा हूँ मेरा बच्चा। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अपने पास आप हेडिंग डालेंगे जनाब, स्टार्टअप कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? एक एक करके बेटा हम बात करेंगे। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के वास्ते इसको बहुत तमीज़ और तरीके से देखना है आपने, ठीक है जी। मैं ये लिस्ट बता के भागूंगा नहीं, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे ताकि सवाल में अगर इनके अलावा किसी और नाम से भी आ जाए तो आपको कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर हम एक प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं, गौर से सुनना, अभी ख़रीदी नहीं है, ठीक है जी। हम इस वक्त मौजूद हैं कहाँ पर? प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले के स्टेज के ऊपर, ऐसा। तो मैं कह सकता हूँ जी मैं यहाँ मौजूद हूँ से, ये मेरे पास, और ये वो पॉइंट है जहाँ हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी को परचेज़ करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, और ये उसके बाद का स्टेज है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले प्लानिंग कर रहा हूँ। प्लानिंग करने के लिए मैंने बुलाया इंजीनियर्स को, बैठो यार ज़रा प्रॉपर्टी बनानी है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है जी। खर्चा निकाल लेने के कितना खर्चा आएगा, ये प्रॉपर्टी बनेगी तो हम बेचेंगे कहाँ इसको, कितने लोगों को हम रेंट पे देंगे, किस किस्म के जो है वो अपार्टमेंट्स बनने चाहिए ताकि जिन लोगों को हम टारगेट करना चाह रहे हैं
उनके हिसाब से हम चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर लें, ठीक है जी। तो बिजनेस प्लानिंग हो रही है प्रॉपर, मार्केट कैसे करेंगे इसको, ये सारी प्लानिंग हो रही है। इसमें जो लोग आके बैठे हैं ये मेरे मामा के लड़के हैं या खाला के लड़के हैं, एम्प्लॉयज़ है ना, तो इनको क्या देना है, हमने सैलरी देना है, पैसा देना है इस काम का। तो सर ये बिजनेस प्लानिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। ऐसा क्यों? ये यार ऐसे खर्चा है जिसके बाद आप शायद प्रॉपर्टी लें या ना लें, आपकी मर्जी है। कोई प्रॉपर्टी के लिए ये ज़रूरी खर्चा नहीं है, ठीक है जी। आप इसके बगैर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते। प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, प्रॉपर्टी को खड़ा करने में प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। फिर रिसर्च कॉस्ट, ये क्या है? मैंने अभी एक अपार्टमेंट लिया, ठीक है जी, और उससे मैंने पूछा कि इसको बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। उसने कहा 6 महीने बाद इसका पहला ब्लॉक रखेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, पैसे अभी से ले रहे हो लोगों से, 6 महीने बाद शुरू करोगे, तुम्हें तो पोजीशन भी मिल गई है, प्लॉट भी तुम्हारे पास है, सफाई भी करा दी है। उसने कहा नहीं सर, हम जो है ना इसकी मट्टी निकाल के लैब में टेस्ट करवाएंगे, मल्टीपल लैब से टेस्ट करवाएंगे कि आया ये मट्टी सस्टेनेबल है या नहीं है, आया इस मट्टी के अंदर कितने फिट गहराई में जो है वो हमें फाउंडेशन इसकी खड़ी करनी है, ताकि हम इसके ऊपर जो है 14-15 फ्लोर का हाई राइज बिल्डिंग खड़ी कर सकें। तो हमें रिसर्च में लगेगा टाइम। अब मुझे बताएं ये रिसर्च कॉस्ट क्या करनी है आपने? आप देखें एक्सपेंस आउट करनी। आम तौर पे लोगों का ये ख्याल होता है कि यार ये क्या कर देनी चाहिए, कैपिटलाइज कर देनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये जनरल रिसर्च कॉस्ट है, सिर्फ इस एक बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है। बाज़ औक़ात कंपनी जो है वो करती क्या है कि एक रिसर्च सेंटर बना देती है अपना, उसके अंदर वो जगह जगह के सॉइल्स को जो है वो चेक कर रही होती है कि आया इस इलाके में बिल्डिंग बनाना फीजिबल है या नहीं है, इस इलाके में बिल्डिंग बनाना फीजिबल है या नहीं है। और रिसर्च कर रही होती है कि जी मार्केट बेस्ड रिसर्च, कि अगर हम यहाँ पर एक अपार्टमेंट, एक यहाँ प्लाजा बनाएं तो हम ऑफिस के जो लोग हैं उनको जो है वो एड्रेस करें, तो कैसे उनको एड्रेस करेंगे हम। यानी रिसर्च कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड भी होती है, सेल्स से रिलेटेड भी होती है। स्टैंडर्ड कह रहा है इसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसमें से जनरल और स्पेसिफिक रिसर्च अलग अलग करना। तो आपने इस पूरी रिसर्च कॉस्ट को क्या करना है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आप आगे ना आप IAS 38 पढ़ोगे फाइनेंस में आके, FAR 2 में आके, तो उसमें मिसाल के तौर पर हम एक वैक्सीन बना रहे हैं और हम उसके लिए कर रहे हैं रिसर्च। क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि आया वैक्सीन इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। स्टैंडर्ड कहता है क्या रिसर्च के बाद तुम्हें कंफर्म यकीन है कि प्रोडक्ट बन जाएगा? हमने कहा नहीं। तो उसने कहा भैया फिर आप रिसर्च कॉस्ट को क्या करो, एक्सपेंस आउट कर दो, ठीक है। FAR 2 में आप पढ़ोगे कि जब एक दफ़ा वैक्सीन डेवलप हो जाती है, बन जाती है, ऐसे इस हद तक आ जाए कि वो बेचने के, उसके बाद अगर आप कुछ खर्चा करते हो तो वो इंटेंजिबल के ऊपर कैपिटलाइज करना स्टैंडर्ड अलाउ करता है। तो प्रॉपर्टी के केस में भी यही हिसाब रखा हुआ है। रिसर्च कॉस्ट क्या होगी? अल्लाह के वास्ते याद रखना, अगर आपको कहे कि इसी प्रॉपर्टी के लिए रिसर्च हो रही है, आपने तब भी क्या करना है उसको। अगर वो कहे जनरल रिसर्च है, तब भी आपने क्या करना है, एक्सपेंस आउट कर देना। डन। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटोटाइपिंग कॉस्ट ये क्या होती है? ना आपने देखा होगा ना, आप किसी चले जाओ किसी अच्छे बिल्डर के पास, तो उसके पास आप उससे कहें जी मैंने ये जो आप प्लाजा खड़ा कर रहे हैं इसमें मुझे घर चाहिए। प्लाजा व्लाजा है नहीं उधर, इधर माचिस की डिब्बियों से एक प्लाजा बना हुआ है, ठीक है जी। आपको बता रहे हैं कि जी देखें इसमें यहाँ कार आएगी, यहाँ आपकी गाड़ी पार्क होगी, यहाँ लिफ्ट से आप ऊपर जाएंगे, यह आपका अपार्टमेंट होगा, ठीक है जी। माचिस की डिब्बी खोल के बताते हैं आप यहाँ सोएंगे और आप यहाँ पर वॉशरूम जाएंगे। अब मुझे अच्छा खैर आजकल तो कंप्यूटर का दौर है सर, ये सारी चीज़ें जो है वो वीडियोस में बन जाती हैं, लेकिन खैर ये प्रोटोटाइप वीडियो में बनाओ या फिजिकल वो माचिस की डिब्बियों से बनाओ, ये एक डमी बिल्डिंग होती है जिसमें आप लोगों को क्या करते हैं, बता दें कि जी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, ठीक है जी। यहाँ से गेट होगा, यहाँ से गाड़ी आएगी, यहाँ से आपके मेहमान आएंगे, यहाँ से वापस जाएंगे, यहाँ कैमरा लगा होगा, आप मेहमान देख के मना कर सकते हैं कि इनको तो भेजो ही नहीं ऊपर, ठीक है जी। तो ये सारे मामलात हैं। तो ये प्रोटोटाइपिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इस स्टेज के ऊपर हमें नहीं पता कि हम बिल्डिंग बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ वो कॉस्ट है जो प्री प्रोडक्शन, प्री प्लानिंग कॉस्ट है, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट है सारी। फिर प्री प्रोडक्शन मार्केटिंग, ये क्या है? मार्केटिंग की कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती है, चाहे प्री प्रोडक्शन हो या, अच्छा प्री प्रोडक्शन का मतलब एड आ रहे टीवी के ऊपर, ठीक है जी, एड आ रहे टीवी के ऊपर, फलां जगह पे एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है शहर से इतने किलोमीटर के फासले पे, ठीक है जी, कुशादा और बड़े घर, ठीक है जी, हुमायूं सईद आ रहा है उसके अंदर, किसी और की बीवी के साथ ऐड बनाया हुआ उसने, ठीक है जी, बच्चे किसी और के लिए में। अब मुझे बताओ ये जो प्री प्रोडक्शन मार्केटिंग है ये भी कैपिटलाइज। अच्छा फिर होता है क्या चीज़?
अब बन गई है बिल्डिंग, यहां पर मेमन लोग कुरान खानी करवाएंगे, ठीक है जी, नातिया जो है वो प्रोग्राम होगा, उसमें नात वगैरह होगी। जो डिस्को लोग हैं वो आतिफ असलम का कॉन्सर्ट करा रहे होंगे। तो भाई ये सारे खर्चे जहां पर आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हो कि वो क्या करें, बिल्डिंग देखने आए, तो सर ये भी क्या होंगे? तो सर आप पहले ही नाम लेके बता देते ये सारे क्या होने, एक्सपेंस आउट होने। स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब क्या है? ये सारे के सारे खर्चे। प्रोटोटाइप एक्सप्लेन कर लें, मैं सिगरेट में चर्च भर रहा था, अभी बताया मैंने कि यार आप एक डमी बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है जी, वो डमी बिल्डिंग बनाते हो ताकि लोगों को आप बता सको कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होगा। वो डमी बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट क्या है? प्रोटोटाइपिंग की कॉस्ट। आप उसको क्या करोगे? एक्सपेंस आउट कर दोगे। आप बताएं जी 5 कॉस्ट आती है स्टार्टअप कॉस्ट में, ये पांचों के पांचों आपने क्या करनी है? एक्सपेंस आउट। इनमें से कोई चीज़ कैपिटलाइज नहीं करनी। पहला प्लानिंग की कॉस्ट, रिसर्च की कॉस्ट, फिर सर प्रोटोटाइप बनाने की कॉस्ट, दोनों मार्केटिंग, बनने से पहले भी बनने के बाद भी दोनों मार्केटिंग कॉस्ट क्या करनी है? आप एक्सपेंस आउट करनी। डन है? अच्छा भाई मैं किसी को बोल दूं कि ये चर्च वर्च पीना तो नाराज़ नहीं हुआ करे, ठीक है? नहीं पिया नहीं करे, बट नाराज़ नहीं हुआ करे। इसमें थ्योरी आती है भाई, 8-8 नंबर की थ्योरी आती है इसमें 80% के केस में न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल भी कहाँ से आता है? इसी थ्योरी से, और 20% ऑफ द टाइम लिखने को आया। दुनिया में अल्लाह ताला ने नसीब इंसान को अच्छा किस बहुत सारी चीज़ों में अच्छा दिया था। मेरा नसीब जो है ना इलायची के केस में बहुत बुरा है। मैं बिरयानी भी खा रहा हूँ ना, उसमें से निकल आएगी, और आएगी भी जब जब आप उसको चबा चुके होंगे। तो पूरे मुंह के टेस्ट की जो है ना, हाँ MBA। अब देखो बड़े हम आगे दोस्त, चलो आगे आओ। ये आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ दो। अभी मैं तुमसे लिस्ट पूछूंगा, तुम्हें याद होनी चाहिए इंशाल्लाह। हाँ जी, गौर से सुनना दोस्त, अच्छे तरीके से सुनना। सर ये मैं आपको जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ ना, P3 ये खालिद बिन वलीद पे, मैं उसी का आपको हाल बता रहा हूँ असल, ठीक है जी। कितने लोग खालिद बिन वलीद पे रहते हैं? एक बंदा रहता है। कहाँ रहते हो भाई? अच्छा, मैं मेन खालिद बिन वलीद पे रहता हूँ। एक मैंने वो किया, वो हमारे बिल्डिंग का लड़का निकल आया, और अच्छी बात ये 4 साल में मैंने उसको देखा ही नहीं है। अच्छा जी बोर्ड पे देखिएगा। सर ये हमारी बिल्डिंग है, नई नई बनी है, इस पर खर्चा आया कोई 2 मिलियन रुपए का, मिसाल दे रहा हूँ, ये इसकी कॉस्ट है, अभी अभी बनी है। तो मालिक क्या कर रहा है? लोगों को ला के दिखा रहा है कि यार आप यहाँ किराए पे लो घर, ठीक है। अच्छा सबसे पहला अगर इस बिल्डिंग में ना मेरा आबाद हुआ, मैं इधर आ गया हूँ जी, और अज्यूम करो मैं किराएदार हूँ, अज्यूम क्या करो कि मैं किराएदार हूँ, मैं किराया पे करता हूँ। मैंने बिल्डिंग के मालिक को किराया दिया 5,000 रुपये का। कितने का किराया दिया? 5,000 रुपये का। अच्छा मैं जब बिल्डिंग से नीचे उतरा ना, तो एक गार्ड मुझे नज़र आया, ये मुझे 6 लोग सफाई करने वाले नज़र आए, ठीक है जी। बेतहाशा कैमरे नज़र आए मुझे, हर गली में, हर जो है वो कॉरिडोर में मुझे कैमरे नज़र आए, ज़बरदस्त साफ़ सुथरी सीढ़ियाँ नज़र आईं, ठीक है जी। और बाहर सर तकरीबन 3-4 गार्ड और बैठे हुए हैं असला असला लेके। मैंने कहा यार 5,000 में तो ये मस्त जगह मिल गई है। अब ऐसे ही मैंने, मालिक मुझे मिला, मैंने कहा मालिक ये इतना सारा खर्चा? उसने कहा हाँ अभी हमारा ना 40,000 रुपये महीने का खर्चा हो रहा है, और तेरे जैसे बंदे से मिल कितना रहा है? सिर्फ 5,000। तो हमें लॉस हो रहा है कितने का? 35,000 रुपये का हर महीने लॉस हो रहा है। तो मैंने कहा फिर? उसने कहा अब यहाँ लोग भरेंगे और लोग आएंगे, किराया बढ़ेगा, तो हमारा ये लॉस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अभी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज आएंगे, शुरू में एक सर्टन प्लान का कितने लोग आ जाएंगे, हमारा
ये लॉस खत्म हो जाए, 8 लोग आ जाए, तो इसका मतलब है 8 लोगों तक आने तक जो है ये लॉस क्या रहेगा, आता रहेगा। क्या ये लॉस हर महीने में बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करता जाऊं? ये तो बहुत फजूल बात हो जाएगी सर। आप इसको इमीडिएटली क्या करते जाएं, एक्सपेंस आउट करते जाएं। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस उस वक्त तक जब तक आप एक सर्टेन प्लान्ड कैपेसिटी पे नहीं आ जाते, ये लॉसेज आपने एक्सपेंस आउट करने, कैपिटलाइज नहीं करने। अब आप इसको पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, लॉसेज इनकर्ड प्रायर टू रीचिंग द डेजिग्नेटेड कैपेसिटी, ठीक है जी, एट्रीब्यूटेड टू एलिवेटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट। एलिवेटेड का मतलब है एक्स्ट्रा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है, ठीक है जी, कपल्ड विद डिमिनिश्ड रेंटल्स और एंसिलरी इनकम जनरेशन। ये स्टैंडर्ड के इतने खतरनाक अल्फाज हैं, मैं एक एक करके इसको तोड़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिमिनिश्ड रेंटल्स का क्या मतलब है, कम है रेंटल सर, थोड़े रेंटल्स, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि रेंटल्स आते जाते हैं और वो बजाय बढ़ने के कम होते जा रहे होते हैं। एंसिलरी इनकम क्या है, जो फ्लोर खाली हैं ऊपर वाले, हमने कहा यार जब तक किराएदार आए तो शाम में जो लड़के जो गली मोहल्लों में चर्च पी रहे होते हैं इनको ऊपर जगह दे देते हैं। ये नीचे जो हमारा पूरा पार्किंग खाली है, यहाँ रक्षा स्टैंड बना देते हैं। यहाँ भी क्या होती जाएगी, थोड़ी बहुत इनकम मिलती जाएगी जब तक ये बिल्डिंग कंप्लीट है। बिल्डिंग का मतलब है लोग आबाद नहीं हो जाते इसके अंदर। तो हमने सर नीचे रक्षा स्टैंड भी बना दिया है, ऊपर हमने सर ये काम भी शुरू कर दिया है। तो अब मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी इनकम है, ये एंसिलरी इनकम। एंसिलरी इनकम क्या होती है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव नहीं है इनकम कमाना। कल मिसाल के तौर पर ARTT में ऊपर वाली जगह हो जाए खाली, ठीक है जी, बच्चे नहीं आ रहे तो हमने कहा यार टेम्परेरीली इसको क्या करते हैं, इसको हम ऊपर ना डब्बू का वो बना देते हैं, शीशा वीशा रख देते हैं, शीशा बार बना देते हैं। तो क्या हमारी ऑब्जेक्टिव इनकम ये ARTT बिजनेस स्कूल का कि वो ये काम करे? नहीं सर, लेकिन टेम्परेरीली क्या कर सकते हैं हम, जब तक जगह खाली है तब तक। तो सर स्टैंडर्ड कह रहा है कि यार आपने ये देखना है कि शुरू में अगर आपकी रेंटल इनकम, एंसिलरी इनकम ये मिला के भी आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर नहीं कर रही है, तो आपने जो रिमेनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसको एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं करना। अब इसको आसान भाषा में हम क्या कहेंगे, शुरू में बिल्डिंग में जब तक लोग आबाद नहीं होते लॉसेज आते हैं, और वो लॉसेज आपने एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं करने। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब एक बिल्डिंग बनती है ना नई, तो एक सर्टन नंबर ऑफ लोग आने के बाद बिल्डिंग की ऑपरेटिंग कॉस्ट रिकवर होना शुरू होती है, क्योंकि हर बिल्डिंग के अंदर सफाई सुथराई वाले लोग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है वो एक मकान किराए पे लेके बैठा हुआ है और इतनी सारी कॉस्ट मालिक बेयर कर रहा हूँ। टेम्परेरी तो बेयर करता है, उसके बाद क्या होता है, लोग उस बिल्डिंग में आबाद होना शुरू हो जाते हैं। जब आबाद हो जाते हैं तो फिर क्या होता है सर, ये लॉस आना बंद हो जाता है। तो मुझे एक बात बताएं, जब तक ये ऑपरेटिंग लॉस बंद नहीं होता, ये ऑपरेटिंग लॉस हम इसको बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड, हम इसको क्या करेंगे। आप आसान भाषा में इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट है, इट शुड बी एक्सपेंस्ड आउट रादर देन आप इसको एसेट के अंदर कैपिटलाइज करो। ऐसा है, फौरन से छापो। आ रहा है। अगला है हेडिंग अब नॉर्मल लॉस का। इधर यार ये MCQs में आ गया ना, तो फिर लोगों को याद नहीं आ रहा होता कि ये था क्या। यार एक बात बताओ, कोई बंदा डायरेक्ट स्टैंडर्ड उठा के पढ़ सकता है ऐसे? मुश्किल होगा ना, है? हाँ, तो अल्लाह की किताब को भी किसी आलिम से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, किसी जानने वाले को जिसको पता है कि जी इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। और ये बाद में अगर आप कुरान खुद से पढ़ो, 100 दफ़ा पढ़ो, मसला नहीं है, लेकिन साथ में किसी आलिम को ज़रूर रखा करो। इंसान बाज़ औक़ात कुरान से अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को रहनुमाई भी दी है, और बहुत सारे लोग उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके गुमराह भी हुए हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कपल्ड विद, यानी अलॉन्ग विद, इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ यार। इसको कर देना लो रेंटल इनकम, ठीक है जी, अदर इनकम जनरेशन, ऐसे कर दो। हाई कर दो उसको, आसान भाषा,
ठीक है जी, बढ़े हम आगे। 5,000 माइनस क्यों किया यार, अल्लाह के वास्ते एक साथ बैठ जाया करो बेटा, सवाल देख लिया करो कि हो क्या रहा है। 5,000 रुपये मेरी रेंट है जो मैं रिसीव कर रहा हूँ, 5,000 का रेंट आ रहा है, 40,000 रुपये का एक्सपेंस है, तो नेट एक्सपेंस कितने का हो गया? ये 35,000 रुपये पूरे के पूरे कहाँ जाएंगे? एक्सपेंस के तौर पे पीएनएल में जाएंगे। आप पूरे 40 पीएनएल में ले जाना और 5,000 रुपये की रेंटल इनकम ले जाना, नेट खुद ही हो जाएगा पीएनएल। ठीक है जी, बढ़ जाए हम आगे। आप ठीक है, मैं इनकम टैक्स तो ऐड कर देंगे कॉस्ट में, क्या अगर रेंट पे देना नहीं तो? देखो बेटा, जो भी आप टैक्स पे करोगे अगर वो वन टाइम है ना और आपको वापस नहीं मिलना, ठीक है जी, आपको पता है कि आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे, आप उसको ऐड कर दें, चाहे उसका कोई भी नाम। ठीक है, अच्छा आओ जरा बोर्ड पे देखो दोस्त, यहाँ देखो, ये हमारी बिल्डिंग है प्यारे भाई, बोर्ड पे देखना, ये बिल्डिंग हम बना रहे हैं, बोर्ड पे देखो। अब तमाम लोग एक साथ बोर्ड पे देखना, बाद में कोई ये नहीं कहे कि माइनस क्यों किया। ये एक बिल्डिंग है, हमने इस बिल्डिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए 50,000 ब्लॉक खरीदे। कितने? जो ब्लॉक होता है ना, ये हमने खरीदे, और एक ब्लॉक हमें पड़ा कितने का? से 10 रुपए का। तो खर्चा कितना आया? 5 लाख का। गौर से सुनना, इस 50,000 ब्लॉक्स को हमने ट्रक पे डाला और हम लेकर आ रहे थे कहाँ पर? अपनी बिल्डिंग के पास। बिल्डिंग के पास सही सलामत 46,000 ब्लॉक्स पहुंच गए, सही सलामत पहुंच गए, सही सलामत। ट्रक को जब खोला गया तो उसमें 3,000 ब्लॉक खराब पड़े थे, टूटे हुए पड़े थे, और 1,000 ब्लॉक और टूटे हुए पड़े थे। गौर से सुनना, ये मैं हूं, ये वो ट्रक ड्राइवर है। अब ड्राइवर को मैं गालियां दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं 50,000 ब्लॉक्स में से हरामखोर 1,000 ब्लॉक टूट जाने चाहिए थे, ये अलाउड था, तूने कितने तोड़ दिए? 4,000। उसने कहा सर रोड पे खड्डे, मैंने कहा कुछ भी था, हर 50,000 में से 1,000 ब्लॉक टूटना नॉर्मल है, हर 50,000 ब्लॉक्स में से 1,000 टूटना नॉर्मल है। तो ये कौन सा लॉस हो गया? ये इसके लिए तुझे कोई सजा नहीं मिल रही है, कोई तुझे गालियां नहीं दे रहा। 1,000 ब्लॉक टूटते हैं हर 50 में से, ये जो तूने 3,000 ब्लॉक तोड़े ना, ये तेरी नेग्लिजेंस है, या ये रोड के खड्डे हैं, या ये अल्लाह का अजाब है, कुछ भी है, ये नॉर्मल नहीं है। तो बताओ ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। इस एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी है मैं बताऊं? 10 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए, कितना? ये कितना बना? 4,60,000 का। कौन सा मटेरियल? गुड। फिर 30,000 का क्या? एबनॉर्मल लॉस। और 10,000 का क्या? नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस एक्सपेक्टेड था? कौन सा लॉस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया? स्टैंडर्ड आपसे कहता है भैया आप एक काम करें, आप ये 4,60,000 भी बिल्डिंग में डाल दें, क्योंकि ये ब्लॉक्स तो बिल्डिंग में लगे, और ये 1,000 का लॉस जो कि आमतौर पे आता ही आता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये भी आप बिल्डिंग में डाल दें। यानी बिल्डिंग में हम क्या करें? गुड यूनिट्स की कॉस्ट भी डाल दें और नॉर्मल लॉस भी डाल दें। क्या नहीं डालें बिल्डिंग में? एबनॉर्मल लॉस। इसका क्या करें? आप कहें यार ये मुझसे गलती हुई है, इसको मैं इमीडिएटली क्या कर रहा हूँ? एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ। तो बताओ कौन सा लॉस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड होता है? नॉर्मल लॉस। और कौन सा लॉस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड नहीं होता? सर ऐसा क्यों? अब एक बंदा कल ये कहेगा कि जी मैं तो पूरा ट्रक ही जो है वो खड्डे में गिरा के आ गया हूँ, और हमारे बेवकूफ़ों की तरह प्रॉपर्टी में सारी वैल्यू डालें, तो गलत बात हो जाएगी। प्रॉपर्टी में कौन सी वैल्यू डलनी चाहिए? जो आपके ब्लॉक्स प्रॉपर्टी तक पहुंचे वो, और जो नॉर्मल लॉस थोड़ा बहुत होता है आप वो डाल दें। भाई जो आप जानबूझ के तोड़ कर आ रहे हो, गलती से तोड़ कर आ रहे हो अपनी, वो क्यों बिल्डिंग में डालें भाई? तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में हम नहीं डालेंगे। अब बताओ अब नॉर्मल लॉस का क्या करोगे? एक्सपेंस आउट करोगे। नॉर्मल लॉस का क्या करोगे? गुड इनपुट की तरह ये भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। ऐसा है? लिखोगे नहीं, रुक जाओ, चलो बस सही है। इस पे ऐसी अलग से इसको वहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख दो। ये क्या है जी हमारे पास?
एबनॉर्मल लॉस दैट शुड बी ऐसा है मेरे बच्चों, बिल्कुल अपलोड होंगे बेटा पोस्ट बैच के। ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। और आपको मैं दे रहा हूं एक सवाल, स्टार्टअप कॉस्ट का क्या करना है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस का क्या करना है, एक्सपेंस आउट। एबनॉर्मल लॉस का क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको हेडिंग ही क्या डलवाई थी, वो कॉस्ट जो प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज नहीं होगी, ठीक है। उठा ले भाई, वाह, घर से फोन था। अच्छा जी, बड़े हम आगे। चलो जी, आओ मेरे प्यारे बच्चों आगे। सर जो थ्योरी आप करा रहे हैं, देखो मेरी बुक में ना थ्योरी समराइज लिखी हुई है, ये मैंने पूरी डिटेल में आपको यहाँ दी है, ठीक है। तो ये आपने पीडीएफ अपने साथ रखना है, किताब से आपको समरी मिल जाएगी और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। आ गई बेटा, ज़माने हो गए हैं। हाँ, लेकिन सीएमए में थ्योरी आती नहीं है इतनी, थ्योरी आती है FAR 1 में 8-10 नंबर की थ्योरी आती है। सीएमए अटेम्प्ट 4-5 अटेम्प्ट बाद को 4 नंबर की थ्योरी आ गई तो आ गई, अदरवाइज नहीं आती। उसके पास असल में पूछने को इतना कुछ है कि वो टाइम ही नहीं वेस्ट करता अपना थ्योरी को। हाँ, वो इससे पहले टारगेट कॉस्टिंग पूछता रहा है, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग की थ्योरी नहीं पूछी उसने। टारगेट कॉस्टिंग, अभी तो हमने टारगेट कॉस्टिंग बहुत सारे टॉपिक्स के साथ पढ़ना है। मैंने अभी लास्ट मॉक में जो एग्ज़ाम वो दिया था, फाइनल मॉक के अंदर, वो मैंने टारगेट कॉस्टिंग दिया था ABC के साथ मिला के, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ। अच्छा याद रखना भाई, ICAP का एग्जामिनर ना बाज़ औक़ात 2-3 टॉपिक मिला के सवाल पूछता है, तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे हम उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ये कह रहे जनाब, ड्यूरिंग 2023 बेंजामिन लिमिटेड, बेंजामिन कौन थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, इनको बेनियामीन कहते हैं और अंग्रेज इनको क्या कहते हैं, बेंजामिन, ठीक है जी। हज़रत यूसुफ के सगे भाई थे, ठीक है जी। अच्छा जी, लिमिटेड इनकर्ड वेरियस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर अ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर रेंटल इनकम, यानी ये PP नहीं है, ये IP है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर आउटलाइंड, द फॉलोइंग डिटेल्ड आउटलाइन दी एक्सपेंसेस। क्या क्या खर्चा किया हमने, 50,000 के ब्लॉक्स खरीदे और 4,000 पैकेट खरीदे किसके, सीमेंट के। एंटिसिपेटेड वेस्टेज कितनी है, क्या मतलब, इसका मतलब है 5,000 ब्लॉक्स खराब होंगे और 400 बोरियां सीमेंट की खराब होंगी, ठीक है। वो PNL में जाएंगे, नहीं वो PNL में क्यों, वो तो नॉर्मल है ना, उसके अलावा जो लॉस होगा वो जाएगा PNL में, ठीक है। फिर हाउएवर ड्यू टू स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस एंड फास्ट पेस्ड वर्क एनवायरनमेंट एक्चुअल मटेरियल लॉस इंक्रीज टू 15%। अब बताओ 5% तुम्हारी औकात से ज़्यादा लॉस हो गया, ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल। द कॉस्ट पर ब्लॉक वाज 80 और सीमेंट की बोरी कितने की थी, 6,000 की। तो मुझे बताओ सर कितने रुपए की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी और कितने रुपए की कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी, शाबाश। चलो जी, रिजवान साहब भी आउट हो गए। ये बाबर और रिजवान को निकाल दो तो ये तो यतीमों की टीम है यार, हैं? कौन सीरीज जीत जाएगा, ऑस्ट्रेलिया? तो क्या बैटिंग की वजह से जीते? वाह यार, ये तो वही मिसाल हो गई कि एक बंदे ने घर से बिल्ली निकाली, उसकी शादी हो गई, तो उसने कहा जब तक ये मनुष्य से शादी नहीं हो रही थी, हैं? जी, IP है। सवाल है सर, उठा कोई लिखा हुआ है ना, रेंटल इनकम के लिए हमने लिए।
क्या आईपी कंस्ट्रक्ट हो सकती है? हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट ही होगी ना, ला के ज़मीन के साथ चिपकाएंगे थोड़ी। पता नहीं, 26 मिलियन तक बात आ गई है। अच्छा चलो मैं इसको करवा रहा हूँ। यहाँ देखो, सबसे पहले हम ब्लॉक्स की बात करते हैं। कितने ब्लॉक्स हैं इसमें से? कुछ गुड निकलेगा, कुछ नॉर्मल लॉस निकलेगा, कुछ अच्छा नॉर्मल लॉस कितना निकलेगा? 10%। एबनॉर्मल लॉस कितना निकलेगा? 5%। ऐसा? और गुड कितना होगा? अगर 15 ये हो गए तो 85। नंबर बताओगे ब्लॉक का कितना? ये 5000 है, ये 2500 ब्लॉक्स, और ये 42,500। ऐसा? एक ब्लॉक कितने का है? 80, 80 और 80। ऐसा? मुझे बताओ सर कितने पैसे बनते हैं? 3.4 मिलियन। मेरे प्यारे बच्चों ये समझ आ रही है बात? ये 4 लाख ये। अब एक बात बताएं, इसमें से किसको कैपिटलाइज करें और किसको एक्सपेंस आउट करें? ये कैपिटलाइज कर दें, ये भी कैपिटलाइज कर दें, इसको क्या करें? एक्सपेंस आउट। पक्का? तो मैंने अपने पास एंट्री पास की होगी आईपी डेबिट कितने से? इन दोनों को मिला दो 3.8 मिलियन से। फिर एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा? ये एबनॉर्मल लॉस पीएनएल में कितना? 2 लाख। और कितना हमने कैश पे किया सर? 4 मिलियन। ये 4 मिलियन कहाँ से आया? 50,000 ब्लॉक्स 80 रुपए के हैं, तो मनुष्यों कितने के ब्लॉक लिए होंगे? तो 4 मिलियन में से 2 लाख रुपए की अमाउंट एक्सपेंस आउट हो गई और बाकी क्या हो गई? कैपिटलाइज हो गई। ये हमने किसका हिसाब किताब कर दिया? ब्लॉक्स का। अब हम किसका हिसाब किताब करने जा रहे हैं? सीमेंट की बोरियों का। वो कितनी है? तादाद में है वो 4000, और अगेन इसके भी 3 हिस्से। क्या क्या है सर इसके अंदर? मेरे पास सर नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है और गुड यूनिट से। गुड कितने? 85%। नॉर्मल लॉस कितना है? 10%। और एबनॉर्मल लॉस कितना है? 5%। तो नंबर में बताओगे कितना कितना? 3,400 बोरियां, 400 बोरियां और 200 बोरी। एक बोरी कितने की? 6,000। 6,000। वैसे एक बोरी है कितने की सीमेंट की? पता नहीं, आइंदा के बाद रियलिस्टिक रेट्स डालेंगे इसमें, ठीक है? कितने की आती है एक सीमेंट की बोरी? कौन सी बोरी लाता है भाई तू? हैं? 500 रुपए की सीमेंट की बोरी? कितने पे चला गया? 1980 रुपए की बोरी आती है। अच्छा ये 1980 में चला गया। ओके चलो। यार तुम लोगों को क्या बाहर मार्केट का भाव नहीं पता होता कि क्या चल रहा है? अच्छा वैसे तो मुझे भी नहीं पता होता। ये कितना आ रहा है? 1,20,000। और ये 2,40। और ये वाला मेरे बच्चों ये 12 लाख है। और ये 24 लाख है। और ये वाला 20.4 मिलियन। अब बताओ मैं इसकी जनरल एंट्री क्या पास करूं? 6,000 रुपये की मैंने बोरी खरीदी है, तो ये तो 24 मिलियन तो यही हो गए ना। अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूं? आईपी डेबिट कितने से जनाब? ये दोनों को मिला दो 22.8 मिलियन। पक्का? सही कह रहे हैं बच्चा? 22.8। फिर पीएनएल में जाएगा कितना? 12 लाख। फिर मेरे प्यारे बच्चों बाकी क्या है? कितने से? बस
अब बताओ सर हमने से सीखा क्या? गुड यूनिट्स की कॉस्ट जाएगी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट जाएगी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में, क्या चीज़ नहीं लेके जाओगे? अब नॉर्मल लॉस, वो कहाँ जाएगी? वो पीएनएल में जाएगी। ठीक है जी, जी मेरा बच्चा। अच्छा यार इसको CWIP कह दो, IP कह दो। जी एक साथ दोनों को मिला के एंट्री पास कर सकते, कोई टेंशन नहीं। पहले वैल्यूज निकाल के एक ही एंट्री भी पास कर सकते थे। जी मेरा बच्चा, ड्यूरिंग द पीरियड, दोबारा बताओ। ड्यूरेशन किस चीज़ का? 2 या 3 साल का। देखो जब एक पेमेंट भी 12 महीने से बियॉन्ड चली जाती है ना, तो फिर आपको सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। लेकिन उसके अंदर जो 12 महीने के अंदर पड़ रही हैं, आप चाहो तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू ना निकालो, ये मर्जी है आपकी। अगर सारी पेमेंट 1 महीने के फासले पे तो आपको नहीं निकालना चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है मर्जी आपकी। 12 महीने से ज्यादा चला गया तो फिर लाजमी करना है। किसकी लाजमी करनी है? प्रेजेंट वैल्यू, जो 12 महीने से आगे है। ठीक है जी। लेकिन अगर एक बंदा ये कहे कि नहीं यार मैं तो 2 दिन बाद जो पेमेंट है मैं उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल, उसको मना नहीं कर रहा स्टैंडर्ड, कोई टेंशन नहीं, आप निकाल लो। लेकिन कंपलसरी कब हो जाता है? एनी कंपोनेंट ऑफ कंसिडरेशन दैट क्रॉसेस 12 मंथ्स, ठीक है जी, विल बी डिस्काउंटेड। अच्छा ये याद रखना, जो एग्जामिनर सवाल बनाने वाला है ना, वो कभी भी इतने टेढ़े सवाल नहीं बनाता। और यार जिन चूंटियों को शायद दे के जो है ना वो मार रहा है, वो चूंटियों मैंने कहा है, मनुष्यों, ठीक है जी, तो उनको जहर क्यों खिलाएगा? अल्लाह को खौफ करो यार। नहीं, मुझे इमरान खान का जलसा याद आ गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पता नहीं पर दिए हैं तो तुम चूंटियों की तरह रींग क्यों रहे हो। तो वो जिस तरह उसने बोला ना, तो वो आवाज़ थोड़ी सी उसकी ट्विस्ट हो गई थी। मेरा नहीं हुआ ऐसा, मेरा नहीं हुआ ऐसा। और फिर उसके ऊपर जो है वो मैं खुद पहली दफ़ा सुना, मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे लेकिन इससे क्यों कही है। बाद में पता चला वो चूंटी की बात हो रही थी। अच्छा बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़े आगे। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़ें? आ जाओ। अच्छा ये सवाल मैं बगैर बताए आपको करवा रहा हूँ, बगैर आपको पढ़ाए हुए। ये मुझे पता है आपको आता है। ये कर लिया ना कॉपी? चलो ये मुझे खुद करके दो, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या जी? इंटरेस्ट एम्बेडेड इन द कॉस्ट। एम्बेडेड का मतलब है इंक्लूडेड, ठीक है जी। इफ कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड आफ्टर 12 मंथ्स इट शुड बी ट्रीटेड एज इफ इट इंक्लूड्स एन इंटरेस्ट कंपोनेंट। यानी आपने क्या निकालनी है इसकी? प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट टू एक्सक्लूड इंटरेस्ट। अगर आपको 12 महीने से आगे जा रही है पेमेंट तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको छोटा कर दें ताकि उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकल जाए। नीचे सवाल आ रहा है, जैज लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर रेंटल इनकम फॉर 6 लाख। ये 6 लाख टोटल कंसिडरेशन है, टोटल अमाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है इसमें से? ये कब पे होगा? एक्विजिशन के टाइम पे, ठीक है जी। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? सर एट द एंड ऑफ 2022, और ये हमारे पास होगी जनाब 1,60,000। सर अभी क्या दिन चल रहा है? 1 जनवरी 2000 क्या चीज? साल कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या मतलब? अच्छा देखो एक चीज याद रखना
ये जो 11 महीने और 29 दिन और 28 दिन, ये इस तरह हिसाब नहीं होता। स्टैंडर्ड ने, हमारा जो स्टैंडर्ड है ना, ये सुन लो, आज एक डिस्कशन ना हम सेटल कर दें। हमारा स्टैंडर्ड ना रूल बेस्ड नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बेस्ड है। क्या है जनाब? स्टैंडर्ड कहता है अगर एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम है पैसे देने में तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें। तो हमने स्टैंडर्ड से पूछा कंसिडरेबल पीरियड क्या होता है, उसने कहा आप प्रैक्टिस में देख लें। तो प्रैक्टिस में हमें क्या नजर आया, कंसिडरेबल पीरियड क्या है? 12 महीने। अब 11 महीने 29 दिन पे कोई बंदा ये कहे कि 12 महीने नहीं है, तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको मना करेगा। वो कहेगा नहीं यार, हमने प्रिंसिपल रखा है, रूल नहीं रखा है। अच्छा, जो यूएस गैप है वो क्या है? वो रूल बेस्ड है। उसमें जो रूल लिखा है ना, 12 महीने मीन्स 12 महीने, 2 घंटे का भी मसला कम होगा तो वो नहीं काउंट करेगा। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ऐसा। तो अब प्रैक्टिकली जब आप पेपर में सवाल देखो ना और आपको नजर आए कि यार 1 जनवरी और साल का एंड, तो आप उसको काउंट कर लो क्या चीज़, 12 महीने आप उसको काउंट कर लो। एक बंदा नहीं कहेगा यार 11 महीने और 29 दिन, ऐसा नहीं। ठीक है जी। आप बताएं जी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? 2023 के एंड पे। तो मुझे बताएं क्या करना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। रेट क्या है? 6%। शाबाश, निकाल के दो, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, हो गया? क्या किया आपने सर? आपने एक इंस्टॉलमेंट कब पे की? 1 जनवरी को। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने कब पे की? 1 जनवरी 22 को। फिर एक साल बाद ना, ये आपने पे की 31 दिसंबर 22 को। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट आपने पे की 2023 को, ऐसा? अच्छा, इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना इंस्टॉलमेंट है सर हमने यहाँ पे कि 3 लाख। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी क्या होगी? अच्छा, ये 1,60,000, तो इसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो डिवाइडेड बाय 1.06। अब 06 कहाँ से आया? ये 6% का रेट है और 1 + 6% बराबर होते हैं 1.06 की, ये पता है ना? अच्छा जी, कोई ये तो नहीं सोच रहा कि 1.6, हाँ जी, 150,943। अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर यहाँ पे 140 कहाँ से आया? 6 लाख की टोटल कंसिडरेशन है। कितना आ रहा है मेरे बच्चों सब कुछ मिला जुला के? 5,05,500। अब बताओ जी, हम एंट्री क्या पास करेंगे? आईपी डेबिट कितने से? 5,75,000। जब 6 लाख पे आईपी डेबिट करनी थी तो मनुष्य निकाले ही क्यों? फिर कैश हमने कितना पे किया? अब बाकी क्या हमारे पास? 2,75,000। अब एक बच्चा घर जाके टेंशन में होगा ये कहाँ से आया? तो ये इन 2 इंस्टॉलमेंट्स का सम है, डिफरेंस नहीं है बाजी। अच्छा जी, और दूसरे तरीका अगर हम देखें तो 5,75,542 माइनस 3 लाख। ये 5,42 कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ये 3 लाख कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। और ये यहाँ कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ऐसा? मेरा फिर काउंटर क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होगा कर लो उसको। सर अगर सेकंड पे रेट ना लगाए 12 महीने से पहले तो तीसरे पे पावर 3। देखो बेटा, तीसरे पे पावर ऐसा नहीं है कि एक पे नहीं लगाया तो अब अगले पे 1 लगा दो। जितने फासले पे हो उसके हिसाब से आपने ये जो मेरे पास अमाउंट है 1 जनवरी से कितने फासले पे? 2 साल के फासले पे। तो ये दरमियान में ना भी होता तो मैं पावर 2 लगाता इधर। ठीक है जी, ये सालों को रिप्रेजेंट कर रही है पावर। आपको मैं एक बात बताऊं, आज तक एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए नहीं आई। उस बंदे ने सीधा सवाल दिया, इतने की आईपी खरीदी हमने, लेकिन किताब में लिखा हुआ है। किसी भी टाइम में उठा के पूछ लेगा और फिर लोग यही करेंगे, 6 लाख रुपए प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज कर देंगे हैं, और बाहर आके कहेंगे तेरे भाई ने तो आज आई कैप के एग्जामिनर को वो जवाब दिया है।
फिर आए क्या रिजल्ट में कहेगा जी 26 मार्क्स है, क्या कह रहे हो, अल्लाह माफ़ करे यार। चलो जी आगे बढ़े हम दोस्त। दिसंबर 22 की क्या एंट्री होगी यार? अब देखो उसके आगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होगा लायबिलिटी के ऊपर, लायबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। मैंने आपको परसों भी एक बात बताई थी कि आपने इस दलदल में नहीं कूदना आपने, ठीक है जी। ये आपके कोर्स का पार्ट, आपके कोर्स में सिर्फ क्या है, डे 1 पे आईपी किस वैल्यू पे कैपिटलाइज होगी। सर क्या किसी पॉइंट पे हम ये सीखेंगे ये जो आगे करना है? और भाई अगले क्या नाम है अपना लेवल पे FAR2 में ये सारी चीज़ें हमने सीखनी। कितने लोग साथ में FAR2 पढ़ रहे थे और अभी वापस आ गए हैं? ये चीज़ें FAR2 में हैं या नहीं है भाई? हैं? लीज लायबिलिटी निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद फिर उस पर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते नहीं बनाते? ये बच्चे पूछ रहे हैं, आ रहा है बेटा, आगे आ रहा है। अभी आप यकीन कर लो कि आपको फरिश्ता लाया था, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त हैं, अब्बा भी फरिश्ता ही होता है ना भाई। बोर्ड पे देखो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब सुनो जरा एक चीज, एक आखिरी चीज हम पढ़ रहे हैं, फिर एक लंबा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है जी। इंसेंटिव टू लेसी, गौर से सुनना, बोर्ड में लिखना दोस्त। मैंने एक बिल्डिंग बना दी, ये आईपी है हमारी, इस पे मेरा खर्चा आया है 6.9 मिलियन का, और मैं चाह रहा हूं कि भाई ये बिल्डिंग बन गई है, अब बस किराए पे देना है, ये मेरी बिल्डिंग है। अच्छा आप सारे मेरे स्टूडेंट हो। अब मुझे पता चला मौलाना जो है ना वो हॉस्टल में रहता है। मैंने कहा यार ये तो अपना स्टूडेंट भी इसी को पकड़ लेते हैं, पहला किराएदार इसी को बनाते हैं, इसी तरह फिर बच्चे घेरेंगे और बिल्डिंग भर देंगे। तो मैं मौलाना साहब के पास गया, ये मैं हूँ जी, ये मौलाना है। मैं यार तुम्हारा नाम क्या बेटा? तलहा। ये हटाओ यार मौलाना यार, तलहा मुल्ला, ठीक है जी। मैं नाराज रास्ते नहीं होता ना तला। चलो अब मैं तला के पास गया, मैंने कहा तला बेटा आप मेरे स्टूडेंट भी हैं, आप मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ आपको। तला ने कहा माशाल्लाह सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, एहसान मानते हो तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आगे तुम करोड़ों रुपया कमाओगे इस पे हैं। तो तला ने कहा जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस्ताद की सिखाई हुई चीज़ का कोई बंदा पैसे नहीं दे सकता। लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ पैसे देने का, ठीक है जी। तो उसने कहा सर क्या मतलब? मैंने कहा तुम हॉस्टल में रहते हो? उसने कहा जी सर मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं ये लांडी में रहता हूँ हॉस्टल में। मैंने कहा यार सोच तू लांडी से रोज इधर आता है, लंबा टाइम लगता है, किराया लगता है तुझे, क्या ख्याल है तू ARTT के करीब ये जो हमने बनाई है प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए, ये जो हमने हॉस्टल बनाया है, यहाँ क्यों नहीं ले लेता तू? उसने कहा अच्छा ऐसा है। मैंने कहा यार वहाँ किराया कितना है? उसने कहा जी वहाँ सर किराया 50,000 रुपये महीना। मैंने कहा बेहतरीन, हमारे पास 48,000 है। उसने कहा अच्छा लेकिन सर प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर उधर ना मसला ये कि मेरा ना अग्रीमेंट हुआ हुआ है, अगर मैं एग्रीमेंट तोड़ूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? मैंने कहा टेंशन ही नहीं लो, मैं दे दूंगा पेनल्टी। ये जो मैंने पेनल्टी पे की ये एक इंसेंटिव है। किसको इंसेंटिव दे रहा हूं मैं? इस किराएदार को। किराएदार को हम कहते हैं लेसी, ठीक है जी। पेनल्टी कितने की? मैंने इसको कहा आसरा दिया 1 लाख का। उसने कहा सर वो फिर भी मसला है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर वहां से सामान उठा के कौन यहां तक लाएगा? मैंने कहा मैं, रीलोकेशन कॉस्ट भी तुम्हें पे करते हैं 5,000 रुपये। और बताओ? उसने कहा सर वो जो लांडी में हमारा मालिक है ना वो रोज हलवा भी ला के देता है मुझे। मैंने कहा मैं भी दे दूंगा, मैं फर्दर इंसेंटिव्स दे रहा हूं उसको। ऐसा 500 रुपये। अब और सुनना, तला ने कहा ठीक है अगर ये सारे मामलात आप करने को तैयार हैं तो मैं फिर आने को। अब मुझे बताओ मैंने कितना पैसा इसको पे किया? 1,05,000। अच्छा तला से मैंने कहा बेटा आप आओगे ना तो 5 साल से पहले
नहीं जाओगे 5 साल का अग्रीमेंट करना पड़ेगा किराए का, ठीक है जी। और मेरे पास से पेनल्टी पैसों में नहीं होगी, आप छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है जी। अब इसने जो है ना वो हामी भर ली। और तो सुनना, बता मैं मार दूंगा आपको, ये कहने का मकसद था। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये 1,05,000 रुपये मैंने जो इस बंदे को पे किए, ये प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड कर दें? नहीं सर, नहीं सर। सर आपने कैसे बता दिया कि नहीं सर? सर क्योंकि आपने हेडिंग डलवाई है, वो कॉस्ट जो कि प्रॉपर्टी में नहीं डालनी है, तो ये भी नहीं डालनी है। अच्छा ऐसा क्यों भाई? इस प्रॉपर्टी की लाइफ है 20 साल, इस लेसी ने कितने साल प्रॉपर्टी में गुजारने, तो इस खर्चे का बेनिफिट 5 साल पे मुझे मिलेगा या 20 साल पे मिलेगा? अब बताओ, इस खर्चे को करने से मुझे रेंटल इनकम मिलना शुरू होगी, तो स्टैंडर्ड कहता है भैया आप इस अमाउंट को प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ना डालें, लेकिन क्या इस कॉस्ट को पीएनएल में डाल दें? स्टैंडर्ड कहता है ये भी ना करें। तो हमने कहा फिर क्या करें? उसने कहा आप इसको इंसेंटिव एसेट के नाम से अलग से कैपिटलाइज कर दें। कितना? 1,05,000। और कितने साल का एग्रीमेंट है? आप इसको 5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता अमोटाइज करते हुए पीएनएल में लेके जाएं। हमने कहा यार ये क्या चीज़ मुझे पता होना चाहिए? स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, आप FAR 1 का एग्जाम दे रहे हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंसेंटिव टू लेसी को IP की कॉस्ट में नहीं डालते। उसका करते क्या है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ऐसा है। अब बताओ, अगर हम किसी लेसी को यानी किराएदार को इंसेंटिव दे रहे हैं, किस तरह का? उसकी जगह पेनल्टी पे कर रहे हैं, उसकी सामान की रिलोकेशन कॉस्ट वो कर रहे हैं, कोई एसेट उसको गिफ्ट कर रहे हैं, कोई खर्चा उसके ऊपर कर रहे हैं, कोई उसको दुबई लेके जा रहे हैं। सर ये सारे खर्चे किस में आएंगे? इंसेंटिव में, और हम इसको IP की कॉस्ट में कैपिटलाइज। अब यहाँ रुक जाओ, अब बताओ मैंने आज की तारीख में आपको क्या बताया? स्टार्टअप कॉस्ट, प्लानिंग कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, प्रोटोटाइपिंग की कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन मार्केटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन मार्केटिंग, कुछ नहीं आएगा IP में। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं आएंगे IP में, एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा IP में, नॉर्मल लॉस आएगा IP के अंदर। फिर हमने क्या पढ़ा सर अगर 12 महीने से आगे जा रही है पेमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू। और फिर हमने क्या पढ़ा? इंसेंटिव टू लेसी नहीं आएगा। ये इस इंसेंटिव टू लेसी का क्या होगा? वैसे तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इसको अलग से एसेट के तौर पे कैपिटलाइज करेंगे, ऐसा है। ये नोट कर लें। पता नहीं यार क्या हो गया है, जब मैं काम करने बैठता हूँ कभी एक बंदा बीमार घर का, कभी दूसरा बीमार, कभी तीसरा बीमार। लेकिन मैंने ये किया है कि आपके सारे नोट्स अपडेट कर दिए हैं, ठीक है, पूरी किताब से लिंक कर दिया उसको। जितना मैं कर सका मैं आगा खान हॉस्पिटल में, वो देखा आपने जो फुटबॉल का ग्राउंड है, उसकी सीढ़ियों पर बैठ के काम किया मैंने सुकून से। जो जितना लैपटॉप में चार्ज था 2.5-3 घंटे, आज मैं इंशाल्लाह आपका मॉक भेज दूंगा, ठीक है। मॉक बना हुआ है, उस बच्चे ने रिव्यू भी करके दे दिए, कुछ उसमें करेक्शन पॉइंट्स दिए उसने, वो मैंने डालने हैं बस। चलो अच्छा, जो मॉक दूंगा ना उसके मैं 2 हिस्से कर दूंगा आज की तारीख में, ठीक है। एक क्वेश्चन उसमें ज़बरदस्ती का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डाल दूंगा, जिन्होंने अभी से क्लासेस ज्वाइन किए वो सिर्फ IP का सवाल करेंगे, ठीक है, बाकी नहीं करेंगे। और जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया है वो बाकी सारा करेंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सारा करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते हो तमाजी मर्जी आए सही। आगे बढ़े। अब ये सारा कुछ अगर एक सवाल में डाल के आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अच्छा, ये एक समरी है जो आपने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी है ना, सब्र करो, ख़राब हो गई है। ये 1 पेजर समरी है, सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक आपने पढ़ी है। हाँ जी, परचेज प्राइस आपने लेनी है, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट में लीगल फ़ी, ब्रोकरेज, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे लेनी है। CVT आपने लेना है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी लेनी है? मेजर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपने लेनी है। ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है जी? IP को बनाने पे जो मटीरियल लग रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर
फ्यूचर टैक्सेस क्या है सर? प्रीपेड टैक्सेस, फ्यूचर टैक्सेस ये क्या है? सेल्स टैक्स है, रिकरिंग नेचर का टैक्स है, एक दफा पे कर दिया 4 साल के लिए टैक्स है, इस तरह के टैक्सेस आपने नहीं लेने। ये डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट क्या है? ये रोज जो आप सफाई सुथराई करते हो प्रॉपर्टी की, अच्छा ये बताना जरूरी नहीं है। सिक्योरिटी सर्विसेज ये भी आपने नहीं लेनी। स्टार्ट सिक्योरिटी सर्विसेज, आपने गार्ड बाहर बिठाया हुआ है, उसको आप तनख्वाह दे रहे हो और आप बड़े खुश हो रहे हो रोज उससे मिल के, आप कह रहे हो उसकी वजह से मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है जी, रोज बरोज जो उसको तनख्वाह देता हूँ बिल्डिंग में कैपिटलाइज हो रही है सर, बिल्डिंग बढ़ रही है, ऐसा होता है नहीं सर। फिर स्टार्टअप कॉस्ट ये आपको पता है, इनिशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये आपको पता है, नॉर्मल वेस्टेज ये आपको पता है, और इंटरेस्ट। आपको बस सिर्फ ये एक पेज ही पढ़ना है, जितनी चीज़ें हमने अभी पीछे कवर की है ये उसकी क्या है? समरी है, ऐसा। अच्छा जी आगे बढ़े दोस्त। अब आए इधर, आपको एक सवाल दे रहा हूँ जी मैं। सवाल मतलब छोटा सा सवाल है। यार एक बात बताओ, ये पिछले सवाल में ये जो आपने सवाल देखा था, कहाँ गया ये, जिसमें आप प्रेजेंट वैल्यूज निकाल रहे थे, आपने बिल्डिंग खरीदी कितने की है? 6 लाख की खरीदी है, ये दिमाग में रखिएगा। चलो जी साइन, बिल्डिंग आपने कितने की ली थी? यहाँ पे 6 लाख की। प्रेजेंट वैल्यू निकालने से कंसिडरेशन की अमाउंट कम नहीं होती, रिकॉर्डिंग का तरीका चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि जी बिल्डिंग कितने के लिए, हम क्या कहेंगे? ब्रोकरेज पे करेंगे अगर परसेंटेज टर्म्स में, तो किस पे लगेगी ब्रोकरेज? प्रेजेंट वैल्यू पे, इस पे इस पे लगेगी। ये याद रखना, ब्रोकरेज अगर वो परसेंटेज में दे तो किस पे लगेगी? हमेशा टोटल वैल्यू के ऊपर लगेगी। ठीक है जी, भले आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, वो आपने अपनी अकाउंटिंग सही करने के लिए निकाली है, लेकिन बिल्डिंग बाहर लोगों की नजर में आपने कितने की खरीदी है? अब आओ जरा, चलो बेटा, ये सवाल आपने करना खुद है, मैं सिर्फ रीड कर देता हूँ सरसरी तौर पे। इसमें यह बताया हुआ है जी कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी है 1 जनवरी 2017 को, ऐसा, और ये उसकी 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और हमारे पास डिस्काउंट रेट कितना है? 10%। तो आपने 10% पे क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी। फिर उसने कहा हमने 2.5% कमीशन पे किया है, इस कमीशन का क्या करना है आपको पता है। फिर उसने कहा लीगल फीस, नोटरी चार्जेस, ये क्या होते हैं? नोटरी क्या होता है? नोटरी आपने देखा होगा ना, अक्सर उसके बाहर लिखा होता है डिफरेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट्स के बाहर, नोटरी पब्लिक है। ये क्या होता है? नोटेशन चार्जेस क्या होते हैं? नोटरी चार्जेस क्या होते हैं? देखो सुनो, जब आप किसी जगह पे डॉक्यूमेंट की जगह फोटोस्टेट जमा करवाते हो ना, फोटोकॉपी जमा करवाते हो, तो उस फोटोकॉपी के ऊपर एक बंदे का, एक लॉयर का, एक जो सर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट का लॉयर है, उसका स्टैम्प चाहिए होता है कि मैंने ओरिजिनल चीज़ देखी है और ये वाकई उसकी एक ट्रू कॉपी है। ये जो ठप्पा लगता है ना ट्रू कॉपी का, ये क्या कहलाता है? नोटरी चार्जेस। ठीक है जी, तो ये भी आपने क्या करने? कैपिटलाइज करने हैं, ज़रूरी होगा मे भी उसमें नोटरी चार्जेस पे करना। फिर वेटिंग चार्जेस कितने हैं जी? ये क्या है जी? वेटिंग चार्जेस, लीगल रिव्यू करना। फिर टोटल ऑफ 14,560 के टैक्सेस हमने पे किए, जिसमें 3400 रुपये का टैक्स क्या है? एनुअल का मतलब, ठीक है जी। फिर और 11,160 इज नॉन रिकरिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या है जी? ये आपके लिए रेलिवेंट है, इसको आपने कैपिटलाइज करना है, बाकी को नहीं करना। फिर एडवांस टैक्स भी हमने पे किया है, जो कि बाद में एडजस्ट होगा, लानत भेजें। सेल्स टैक्स भी हमने पे किया है, जो कि बाद में हम क्या करेंगे? कलेक्ट कर देंगे, इस पर भी लानत भेजें। प्रॉपर्टी के पार्ट हमने रिप्लेस किए हैं 4000, और जो पुराने बेचे हमने कितने के बेचे हैं? अब ये मेजर है या माइनर है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्या करोगे? मेजर वाली ट्रीटमेंट दोगे। फिर उसने कहा जी 3 months आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है जी। माइनर डैमेजेस, रिपेयर कॉस्ट हमने पे की है, याद रखना रिपेयर कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट हम नहीं कैपिटलाइज करते हैं। कंपनी स्पेंड 8,000 रुपीज थ्रू आउट द ईयर फॉर प्रोमोशनल एक्टिविटीज, नहीं करना सर, मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लेनी है। फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 1,20,000 है, जबकि रेंटल इनकम कितना है? 1 लाख।
सर जी कितने का लॉस आएगा? क्या ये 20,000 का लॉस आपने इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस के तौर पे कैपिटलाइज करना है? नहीं करना। सर कंपनी ने 20,000 रुपये पे किए रीलोकेशन कॉस्ट के नाम पे, किसके? टेनेंट्स के। तो ये क्या है? सर ये इंसेंटिव टू लेसी है, ये भी कैपिटलाइज नहीं करना। ऐसा तो मुझे बता फिर करना क्या है? आपने मुझे बस प्रॉपर्टी की कॉस्ट बतानी है और ये सवाल में जितनी चीज़ें लेनी है उससे ज़्यादा इग्नोर करनी है। शाबाश, करके दिखाओ मुझे। ये बाकी नीचे की इन्फॉर्मेशन छोड़ दो, हाँ वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल के दे दो डे 1 की। सही है बेटा? आप जी जी हो गया कितना? 6,45,860। सही कह रही बच्ची? अच्छा चलो आओ एक एक करके हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? परचेज कॉस्ट है। यार एक बात बताओ, अगर मुझे ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी हैं तो बस ये एक सवाल कर लूँ ये बहुत है ना? मेरी सारी जो पीछे की चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और वो जो एक पेज आपने डाला है बस वो देख लूँ, बहुत है? हाँ बहुत है। परचेज कॉस्ट कितनी? सर ये तो 1.5 लाख है। फिर बाकी 230 की प्रेजेंट वैल्यू 1.1 रेज़ टू पावर 1 कितना? 2090991 ऐसा। और 3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर 2 924 और ये सब मिला जुला और हिला के 6,00,000 025 6,07,025। सही कह रहे हैं बच्चा? तो हम ये ले लेते हैं जी, परचेज कॉस्ट 6,07,025। फिर साईं हमारा जो कमीशन 2.5% किस पे लगेगा? टोटल कंसिडरेशन पे। टोटल कंसिडरेशन कितनी है? 6,80,000। इस पे लगेगी कमीशन की अमाउंट। ठीक है जी, 2.5%। 6,80,000 का 2.5%। बस सर आगे जाएं। सर लीगल फ़ी 10,000। 10,000 आहो जी। फिर जी सर इसमें से कौन सा वाला टैक्स हलाल है? जो नॉन एडजस्टेबल वन टाइम पेमेंट 11,100, इसको हम नाम दे रहे हैं CVT। कितना जी? 11,160 आहो जी। फिर एडवांस टैक्स लानत भेजें, सेल्स टैक्स लानत भेजें, रिप्लेसमेंट 4,000 का खर्चा, 15,100 रुपये की जो है वो पुराना टीन टपाड़ हमने बेचा है, माइनस 1,500 कितना? सीधा हो जाओ। चलो जी 2,500 यहाँ डाल दें जी। क्या नाम दे इसको? कितना जी? 2,500। बच्चा अगर आगे बढ़ के आप क्या उखाड़ लेंगे, कुछ डलना ही नहीं है इसमें, हैं? मुझे बताओ, हमने प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ की कॉस्ट डालनी है? नहीं। रिपेयर कॉस्ट डालनी है? नहीं। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 1,20 की है और इनकम सिर्फ जो है वो 1 लाख की है, तो 20,000 का इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस आएगा। इतना काम करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? इसको क्रॉस कर रहे हैं से। फिर रीलोकेशन चार्जेस
इंसेंटिव है ये सर, इंसेंटिव टू लेसी। क्या करें सर, इसको भी मट्टी पाए बस सही। क्या अचीव हो, 6,47,685। सर ये कॉपी कर लें। अब ये कोई टेंशन में नहीं आना कि इतने बड़े सवाल का इतना सा जवाब, जो है वो यही है, ठीक है जी। अब आपको मैं आपकी किताब में बताऊं, ये सिर्फ इतनी सी लिस्ट बनी हुई है बस, कोई नीचे डिटेल नहीं है। लेकिन अब अगर इसमें MCQs भी आ गए, कुछ सवाल भी आ गया तो आप कर लोगे, ठीक है जी। बढ़े हम आगे, चलो जी। पाकिस्तान का स्कोर क्या हो गया जी, चलो जी। यानी कि लाहौर में क्या बहुत ज़्यादा फॉग होता है क्या, ये उसका पोल्यूशन इंडेक्स का बहुत बढ़ गया क्या? और कल मैं एक रिपोर्ट ऐसी मोबाइल पे देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जो लाहौर में रहता है उसकी ज़िंदगी अगर सिर्फ 70 साल की है तो सिर्फ इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से 10 साल उसकी लाइफ जो है वो घट जाएगी, हैं? 2-3 सवाल होमवर्क में डाटा, अच्छा दे दे, ओके सही। सैटरडे से पेमेंट करवाई हुई पुट, चलो ये देख लेते हैं, ये देख लेता हूँ। आगे बढ़ो मेरे बच्चों, हम अभी सीरियसली सोच रहे हैं कि ये जो हमारा एडमिशन फंक्शन है ना, इसको मुकम्मल तौर पे हम जो है वो ऑटोमेट कर दें, ठीक है जी। ऑटोमेट करने का मतलब ये है कि आप वेबसाइट पे ही पेमेंट करें अपने कार्ड से या अपने बैंक ट्रांसफ़र से, और वहीं पे आपको जो है वो ख़ुद ही उसी वक्त एक्सेस मिल जाए, ठीक है जी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे मतलब इंटीरियर सिंध पंजाब से पैसे भेज रहे होते हैं, वो इजी पैसा से भेज रहे होते हैं, उनके अकाउंट नहीं होते, वो परेशान हो जाएंगे फिर। अब ये सारा मसला है, अदरवाइज़ हम फुली ऑटोमेट कर दें, ठीक है। फिर ये चक्कर ही ना हो कि मैंने इतने दिन से पैसे दिए और अभी तक पोर्टल नहीं मिला, तो ये किस्सा कहानी ख़त्म हो जाए, ठीक है। हमारी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉस्ट इन द सेंस इस तरह बढ़ जाएगी कि जो भी आप इस तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं 2.5% बैंक आपसे चार्ज करता है, ठीक है जी। हैं यार इजी पैसा का कार्ड आ गया, लेकिन यकीन करो अभी उस दिन मेरे पास एक फ़ीस आई कोई 6,07,000 रुपये। मैंने कहा यार कोई PRC का बच्चा होगा, 60,700 रुपये पे करने होंगे, 6 लाख पे कर दिए इसने, पागल वागल है क्या? तो हम इंतज़ार करते रहे कौन इसको क्लेम करेगा, तो एक बंदे ने क्लेम कर दिया, और जी कोई 15 कॉस्टिंग के वो चाहिए और 8 ये चाहिए और 10 वो चाहिए। मैंने कहा ये क्या है? बोला सर ये पूरे पिंडी में जितने लड़के थे हम एक जगह जमा हुए, एक बंदे के अकाउंट में डाल के आपको भेज दिए, ठीक है जी। अब आप खुद एलोकेट करते रहे इसको, और ये एक बंदे के पास अकाउंट था, ठीक है, बाकी के पास था ही नहीं। स्टूडेंट्स के पास, तुम लोगों के पास कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है और कितनों के पास नहीं है? बेचारे पैसा भी नहीं है, हैं? और जिनके पास है उनका 4 डिजिट का तो पिन कोड है और पैसे अंदर 2 डिजिट में पड़े हुए, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं है बेटा, ये पैसे कमाने का टाइम भी नहीं है, आपको अल्लाह ताला मौका देगा, ठीक है, जब क्वालिफाई हो जाओगे, अभी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, वंस आपने IP को कैपिटलाइज कर दिया, किस पे कैपिटलाइज किया? कॉस्ट पे। और तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अब सब्सीक्वेंटली क्या करोगे, आगे के सालों में क्या करोगे? हाँ जी, सब्सीक्वेंटली क्या करोगे? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट आपको स्टैंडर्ड देता है चॉइस। क्या देता है? चॉइस देता है कि आप एक काम करो, या तो IP को कैरी करो किस पे? कॉस्ट पे कैरी करो, या तो IP को कैरी करो किस पे? फेयर वैल्यू पे, आपकी मर्जी। लेकिन जब एक दफा मॉडल पिक कर लिया तो फिर अपनी सारी चेंज, मैंने ये नहीं कुछ नहीं कहा कि चेंज नहीं होगा, एक दफा आपने मॉडल पिक कर लिया तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फिर उसी पे आएंगी। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे रखें और कुछ को आप क्या करें? फेयर वैल्यू पे रखें। नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज अ क्लास, ये पूरा एक क्लास है,
और क्लास के लिए क्या होती है, एक पॉलिसी होती है, या फेयर वैल्यू या कॉस्ट, ऐसा है। अब बताएं जी, हमारी मर्जी, ये हमने पॉलिसी कब सेट की होगी, जब पहली प्रॉपर्टी खरीदी होगी। तो जब पहली आईपी खरीदी तो हमने उसको रख दिया फेयर वैल्यू में, जब दूसरी खरीदेंगे तो वो फेयर वैल्यू पर रखना, तीसरी खरीदेंगे तो, अगर पहली वाली कॉस्ट पे रखी है तो बड़ा दिल कर रहा है कि दूसरी फेयर वैल्यू पे रखे तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपने एक दफ़ा मॉडल सेट कर दिया तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फिर किस पे रहेंगी, उसी मॉडल पे रहेंगी, ऐसा है। ये बात समझ आती है। अच्छा, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है तो हम क्या करेंगे, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो हम क्या करेंगे। बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने आईपी डेबिट की, 100 रुपये की कॉस्ट थी। बोर्ड पे देखना, कितने की खरीदी, 100 रुपये की। एंट्री क्या पास की, कॉस्ट आईपी डेबिट और कितने की भैया, 100 की। ये दिन कौन सा था, ईयर 0, ऐसा। और अज्यूम करो कि ये प्रॉपर्टी हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चला रहे होते तो भी डे 1 पे हम क्या करते हैं, आईपी को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। पहले दिन पे किस पे रिकॉर्ड करना है, उसके बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि फेयर वैल्यू या कॉस्ट, लेकिन डे 1 पे हमेशा क्या करना है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ऐसा। आप गौर से सुनना, इस प्रॉपर्टी की लाइफ, ये दोनों अज्यूम करो एक ही प्रॉपर्टी है, दोनों मॉडल हम देख लेते हैं कि दोनों में एंट्रीज क्या पास होगी। गौर से देखना मेरे बच्चों, इस प्रॉपर्टी की लाइफ है से 10 साल, कितनी, तो बताओ कॉस्ट मॉडल वाले को मैं क्या करूंगा, ईयर 1 पे मैं करूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 10 रुपए से। कैसे आया ये, 100 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, ऐसा। और अलाउंस क्रेडिट कितने से, 10 से। फिर हम मार्केट में निकले, हमने कहा जी हमने अपनी प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट तो कर दिया है, लेकिन पता तो करें कि मार्केट में वैल्यू है कितनी। तो पता चला मार्केट में इस वक्त इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 120 हो चुकी है। ये कौन सी वैल्यू है, फेयर वैल्यू। अब हम गए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम कौन सा मॉडल पे चल रहे हैं, कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं। इसके बावजूद हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गए, बिल्कुल आखिर में हमने हेडिंग डाली डिस्क्लोजर। क्या हेडिंग डाली, डिस्क्लोजर। हमने लिखा कैरिंग अमाउंट ऑफ आईपी इज ₹90, हाउएवर इट्स फेयर वैल्यू इज ₹100। कोई एंट्री पास नहीं की, लेकिन अवाम को बता जरूर दिया कि भाई मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रखा कॉस्ट पे, मैंने 90 रुपए की वैल्यू बनती है, लेकिन मैं मार्केट में भी पता करके आया तो कितनी बन रही है। तो याद रखना, कॉस्ट मॉडल पे हम आईपी को रखते तो कॉस्ट पे, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू को पीछे जाके नोट्स में कहीं डिस्क्लोज कर देते ताकि अवाम को पता हो कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस वक्त कितने की चल रही है। पक्का। इधर क्या करेंगे, इधर मुझे बताओ, डेप्रिशिएट करें एसेट को, हैं? नो, क्यों? सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है बस आप फेयर वैल्यू पे चलाते जाओ, डेप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी होती जाएगी, गिरती जाएगी, ख़राब होती जाएगी, फेयर वैल्यू खुद ब खुद नीचे आती रहेगी। तो बताओ मैंने क्या करना है सर, आईपी डेबिट 100 से कितने पे लेके जाना है, 120 पे। कितने से आईपी को बढ़ाना है, मैं कह रहा हूँ 20 रुपए। और मुझे क्या हो गया, ये गेन हो गया, फायदा हो गया है। लेकिन ये गेन क्या रियलाइज्ड है, पैसे मिल चुके हैं तुम्हें? नहीं सर। हम क्या करेंगे, हम अपने पास क्रेडिट करेंगे अनरियलाइज्ड गेन। और ये गेन कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। कहाँ जाएगा? अच्छा, कोई पूछेगा भाई पीएनएल में ये गेन आया, ये कैश में मिला तो नहीं है? हाँ, नहीं मिला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सर हमारे इस दौर में, इस साल में प्रॉपर्टी 100 से कितने पे चली गई है? आपने खरीदा किस लिए था? कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। तो कैपिटल अप्रिशिएट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। आज जो शेयर होल्डर है उसको उसका फायदा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और बढ़ाने पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, गेन रिकॉर्ड करेंगे। और गेन कहाँ रिकॉर्ड होगा, पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। ऐसा है। अगर हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं तो आप डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं तो आप सिर्फ रीवैल्यू करेंगे, कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट मॉडल पे एसेट होगा तो क्या इंपेयर हो सकता है? ये सर इंपेयर भी हो सकता है, जैसे नॉर्मल पीपी इंपेयर होता है तो आईपी भी इंपेयर होगा। इसकी वैल्यू न्यूज़ निकालेंगे कैसे, इससे कितनी रेंटल इनकम मिलनी है, ठीक है जी, फेयर वैल्यू निकालेंगे, इस पे इंपेयरमेंट बुक होगी। लेकिन जो फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है उस पे आपने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करनी। क्यों?
वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे चल रहा है, और फेयर वैल्यू जनरली वैल्यू इन यूज से क्या होती है, कम होती है, तो उसमें मजीद इंपेयरमेंट निकलने का चांस भी, तो स्टैंडर्ड ने कहा इसको इंपेयर भी ना करो। अब बताओ कॉस्ट मॉडल वाले को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, फिर इसकी फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करनी है, फिर इसको इंपेयर भी करना है। जो फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है इसको रिकॉर्ड करना है डे 1 पे कॉस्ट पे, हर रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। फेयर वैल्यू का गेन और लॉस कहाँ जाएगा, कोई डेप्रिसिएशन, कोई इंपेयरमेंट नहीं, ऐसा है। ये पहले कॉपी करो, फिर मैं इस पे आपको थोड़ा सा नरेटिव फॉर्म में चीज़ें लिखवा देता हूँ। गेन रिटेनिंग में जाएगा भाई, सीधा सीधा प्रॉफ P&L से सीधा रिटेनिंग। हमारी क्लास कितने बजे तक थी, 45 तक थी। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये आप घर जाके ना पढ़ लीजिएगा, मैं अगली क्लास में दोबारा पढ़ाऊँगा और ये इलस्ट्रेशन दोबारा समझा भी दूंगा, ठीक है। आप जब तक ये कॉपी कर लें, ठीक है। हैं हाँ हाँ नहीं, देखो आमतौर पे वैल्यू न्यूज़ क्या होती है, ज़्यादा ही होती है। उसने कहा अगर वैल्यू न्यूज़ ज़्यादा है और ये फेयर वैल्यू है तो वैसे ही कम होगा, तो उसमें इंपेयरमेंट निकलने का चांस इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।